अगला जो पॉइंट है हमारा वो है दूसरा पेज BCME का कि निर्मित क्षेत्रफल, कोर्स क्षेत्रफल, आच्छादित ढका क्षेत्रफल मतलब बिल्ट अप एरिया कह लो, चाहे प्लिंथ एरिया कह लो, चाहे कवर्ड एरिया कह लो, बात एक ही है। ठीक है, बिल्ट अप एरिया या जिस पर हम जितना निर्माण करेंगे, प्लिंथ एरिया, कवर्ड एरिया, ये हमको यहाँ बताना है अगर हमारे पास प्लॉट का एरिया तो दे रखा है तो। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर आपके पास कोई प्लॉट है, ज़मीन है, ठीक है, उसका अगर एरिया 200 मीटर स्क्वायर तक है, अप टू 200 मीटर स्क्वायर, तो आप कितने एरिया में बिल्डिंग बनाओगे? तो उस प्लॉट एरिया का 60% एरिया जो है बिल्टअप एरिया होता है। ठीक है, 200 से 500 मीटर स्क्वायर का एरिया है ना, तो 50% प्लॉट एरिया का 50% पर हम बिल्टअप एरिया मानते हैं। 500 से 1000 मीटर स्क्वायर है तो 40% पर बनाएंगे। और अगर 1000 मीटर स्क्वायर से अधिक का प्लॉट का एरिया है तो उस प्लॉट एरिया का 33.3% पर हम बनाते हैं बिल्टअप एरिया। ठीक है, एक पॉइंट और है, लो इनकम ग्रुप के लिए प्लॉट की आकार क्या होता है? लो इनकम ग्रुप के लिए प्लॉट का आकार होता है 180 मीटर स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो सेटबैक लाइन क्या होती है, चित्र में देखो, ये हमारा फ्रंट सेटबैक लाइन है, ये मान लो बिल्डिंग है, अब इस बिल्डिंग के सामने जो जगह छोड़ देते हैं ना, ये फ्रंट हो जाएगा, ये साइड, ये बैक, ये होती है सेटबैक लाइन। देखो, किसी प्लॉट की बाउंड्री लाइन के साथ वो काल्पनिक रेखा है जिनसे आगे कोई संरचना नहीं बनाया जाता। ठीक है, किसी प्लॉट की बाउंड्री लाइन के साथ वो काल्पनिक रेखा है जिनसे आगे कोई संरचना नहीं बनाई जाती। जैसे देखो, मान लो ये कोई बिल्डिंग है, इसकी ये बाउंड्री लाइन होगी, इसकी ये बाउंड्री हो गई, अब इससे आगे कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाई जाएगी, इसे बोलते हैं सेटबैक लाइन। और छोड़े गए स्पेस सेटबैक कहलाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग लाइन क्या होता है? बिल्डिंग लाइन क्या होती है भाई? बिल्डिंग लाइन यह वह रेखा है जहाँ तक किसी सड़क या सड़क के विस्तार या भविष्य की सड़क से सटे किसी भवन का प्लिंथ वैध रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। भाई बिल्डिंग लाइन वो होती है ना, बिल्डिंग लाइन वह रेखा होती है जहाँ तक किसी सड़क या सड़क के विस्तार या भविष्य की सड़क से सटे किसी भवन का प्लिंथ वैध रूप से बढ़ाया जा सकता है। ठीक, सामान्यतः बिल्डिंग लाइन राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग से 30 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे जो जा रहा है वहाँ से बिल्डिंग लाइन की दूरी 30 मीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंट्रोल लाइन। ये क्या होती है कंट्रोल लाइन? देखो, सार्वजनिक भवन जैसे सिनेमा हॉल, ठीक है, कारखाना, व्यवसायिक केंद्र आदि जहाँ बड़ी संख्या में वाहन आते हैं, उन्हें बिल्डिंग लाइन से अलग दूरी बनाकर स्थापित किया जाना चाहिए। और जिस रेखा तक ऐसी इमारतों का निर्माण किया जाता है उसे ही कंट्रोल लाइन कहते हैं। कंट्रोल रेखा की दूरी बिल्डिंग लाइन की दूरी का 1.5% गुना मानी जाती है, जिसे हमेशा सड़क के केंद्र से मापा जाता है। देखो चित्र देखो नीचे, ये देखो, देखो ये कोई हमारी पब्लिक बिल्डिंग है, ठीक है, ये आवासीय बिल्डिंग है। अब समझो, जो बिल्डिंग लाइन होती है ना, ये रोड जा रहा है, रोड, ठीक है, रोड जा रहा है, बिल्डिंग लाइन जो होती है रोड के सेंटर से बिल्डिंग तक की दूरी बिल्डिंग लाइन होती है, क्योंकि भविष्य में इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जो पब्लिक बिल्डिंग होती है, पब्लिक बिल्डिंग मतलब जैसे सिनेमा हॉल हो गया, कारखाना हो गया, ये सब हो, या मतलब सिनेमा हॉल है या कारखाना है, तो इसके लिए क्या होता है, कंट्रोल लाइन कहाँ से लेते हैं? रोड के सेंटर से यहाँ तक 1.5% ली जाती है बिल्डिंग एरिया का। ठीक है, ये हमारी कंट्रोल लाइन होती है। इसके लिए इस पर ज़्यादा छोड़ा जाता है, ज़्यादा छोड़ा जाता है। ठीक है ना, जाके गाड़ी वाड़ी वगैरह खड़े कर सकें। समझ में आ रहा हो चित्र से? नेक्स्ट, सामान्यतः कंट्रोल रेखा राष्ट्रीय महामार्ग और राज्य महामार्ग से 36 मीटर की दूरी पर होता है। अच्छा, मतलब यहाँ से मान लो कोई अगर ये राजमार्ग जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्ग या
स्टेट राजमार्ग, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी ना 36 मीटर होगी। और परसेंटेज पूछे तो बिल्डिंग लाइन की दूरी का 1.5 गुना माना जाता है। मतलब ये जो बिल्डिंग लाइन है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसका 1.5 गुना होती है ये डिस्टेंस। ठीक है, वैसे पूछे तो 36 मीटर दूर। नेक्स्ट, भवन निर्माण योजना का सिद्धांत। देखो, पहला होता है एस्पेक्ट। दिन के विभिन्न घंटों में हमारी गतिविधियों के अनुसार घर के विभिन्न कमरों का स्थान, प्रॉपर वेंटिलेशन इत्यादि इसमें आता है। एस्पेक्ट में क्या आता है? दिन के विभिन्न घंटों में हमारी गतिविधियों के अनुसार घर के विभिन्न कमरों का स्थान, प्रॉपर वेंटिलेशन इत्यादि। ठीक है, मतलब हम देखेंगे एस्पेक्ट ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ बिल्डिंग, मतलब घर में जो हम गतिविधि करते हैं या रहते हैं, खाते हैं पीते लेटन करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए उसका पूरा ओरिएंटेशन बिल्डिंग का कैसा होना चाहिए, उसी को एस्पेक्ट बोलते हैं। देखो तो किचन या मेन एंट्रेंस, किचन का डायरेक्शन और मेन एंट्रेंस का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए? पूर्व या पूर्व पश्चिम में। मान लो इधर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यह होना चाहिए, पूर्व में होना चाहिए या पूर्व पश्चिम होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना किचन जो है हमारा ना पूर्व या पूर्व पश्चिम होना चाहिए, मेन एंट्रेंस भी पूर्व या पूर्व पश्चिम होना चाहिए। ठीक। अच्छा, डाइनिंग रूम, भोजन कक्ष से बोलते हैं, या ओवरहेड वाटर टैंक, ये पश्चिम होना चाहिए। पोर्च बरामदा, ये उत्तर पूर्व में। पूजा स्थान भी उत्तर पूर्व में होना चाहिए। ठीक है, बालकनी किधर होनी चाहिए? उत्तर में। लिविंग रूम भी उत्तर में। टॉयलेट दक्षिण में, जीना भी दक्षिण में। ठीक है, प्रोस्पेक्ट क्या होता है? एक घर के बाहर से जो दृश्य दिखता है उसे प्रोस्पेक्ट कहते हैं। रूमनीज क्या होता है? रूमीज कमरे की न्यूनतम आयाम या स्थान से अधिकतम लाभ प्राप्त करना रूमीज कहलाता है। एक आदर्श कमरे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात एक 1.2:1 से 1.5:1 होता है। एक आदर्श कमरे की लंबाई होती है और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? 1.2 से 1.5 से 1। ग्रुपिंग क्या होता है? ग्रुपिंग को समूह बोलते हैं। ग्रुपिंग उनके कार्य के संबंध में विभिन्न कमरों की व्यवस्था है। ठीक है, विभिन्न कमरे जब पास पास बनते हैं तो ग्रुपिंग कहते हैं। समूहन उनके कार्य के संबंध में विभिन्न कमरों की व्यवस्था है। ठीक है, यह परिसंचरण सर्कुलेशन की लंबाई को कम करता है तथा कंफर्टनेस को बढ़ाता है। मतलब सर्कुलेशन की लंबाई कम करने के लिए ग्रुपिंग की जाती है। एलिगेंस क्या होता है? यह किसी इमारत का प्रभावी और भव्य स्वरूप है जो मुख्यतः ऊंचाई से प्राप्त होता है। एलिगेंस जो प्लान पर डिपेंड करता है। एलिगेंस प्लान पर डिपेंड करता है और ऊंचाई से प्राप्त होता है, और यह किसी इमारत का प्रभावी भव्य स्वरूप है। एमालगमेशन, एमालगमेशन क्या होता है? दो या दो से अधिक भूखंड की एक ही सिंगल भूखंड पर समाहित करना होगा। दो या दो से अधिक भूखंड हैं, इनको एक ही सिंगल भूखंड पर एडजस्ट करना ही एमालगमेशन कहलाता है। अच्छा, यहाँ एक बार और देख लो ओरिएंटेशन ऑफ रूम। देखो, बेडरूम किधर होता है और ड्राइंग रूम किधर होता है। ठीक है, वो देखते हैं। देखो, बेडरूम जो होता है ना वो साउथ में होना चाहिए या साउथ ईस्ट में, चल जाएगा। ठीक है, ड्राइंग रूम साउथ में हो या साउथ ईस्ट में चल जाएगा। ठीक। अच्छा, डाइनिंग रूम किधर होना चाहिए? डाइनिंग रूम साउथ या साउथ ईस्ट दोनों चाहिए। देखो, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम तीनों ही साउथ या साउथ ईस्ट। ठीक। किचन का होना चाहिए नॉर्थ ईस्ट में या फिर ईस्ट में होना चाहिए। स्टडी रूम नॉर्थ में, बरामदा वेस्ट या साउथ वेस्ट। ठीक है, IS कोड फॉर आर्किटेक्चरल एंड बिल्डिंग ड्राइंग। आर्किटेक्चरल और बिल्डिंग ड्राइंग के लिए IS कोड होता है 962/1989। देखो, सार्वजनिक पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए एंट्रेंस की चौड़ाई 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।